दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 मात्र 4 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका दोस्तों हिंदी वाला पार्ट कवर करेंगे। हिंदी वाला पार्ट कवर करने के बाद हम इसका सामान्य ज्ञान वाला पार्ट भी देखेंगे। तो अभी के इस वीडियो में हम इसका हिंदी वाला पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपना हिंदी वाला पार्ट देख लेते हैं और उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का उत्तर हमने इस गद्यांश को पढ़ करके देना है। तो चलिए हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं पहले, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, आग राज कपूर द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी, जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 ईस्वी में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर के आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है, जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थीं। इस फिल्म के लेखक इदराज आनंद और छायाकार BN रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के अस्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने पूरा गद्यांश पढ़ लिया। तो आइए अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, आग फिल्म की कथा आधारित है। तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों, आग फिल्म की कथा हमारी नौजवानों पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है। तो आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है दोस्तों 1948। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो मधुबाला आग फिल्म की नायिका नहीं है, क्योंकि हम जब गद्यांश पढ़ रहे थे तो उसके दूसरी या तीसरी लाइन में ही इन तीनों के बारे में लिखा था, ये तीनों उसकी नायिकाएँ हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है। तो इस फिल्म का प्रभाव दोस्तों अगर हम देखें तो आग फिल्म का प्रभाव उनकी सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में मिलता है। तो गद्यांश पर आधारित हमारा अंतिम प्रश्न है, आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र क्या थी। तो जिस समय उन्होंने आग नामक फिल्म में काम किया तो उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना गद्यांश पर आधारित प्रश्न खत्म कर लिया। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो बात करें अगर मगही, तो मगही दोस्तों बिहारी उपभाषा की बोली है। और बिहारी उपभाषा के अंतर्गत दोस्तों और कई भी बोलियां बोली जाती हैं, जैसे कि भोजपुरी और मैथिली को भी आप उसके अंतर्गत ले सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। मिली सुख में सिली सुख में दोस्तों अलंकार है। तो सिली मुख में अगर हम अलंकार की बात करें दोस्तों, तो इसमें श्लेष अलंकार है। और अगर हम देखें तो श्लेष अलंकार की परिभाषा की अगर हम बात करें और अगर हम इसे समझना चाहें, तो जब काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया गया हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और प्रश्न में अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सिली मुख के 2 अर्थ बाढ़ तथा भौरा हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर हुआ है वह हमारा श्लेष अलंकार हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है। तो विस्मय अस्थायी भाव की अगर हम बात करें तो वह अद्भुत रस में होता है। और ऑप्शन में जो हमारे 3 अन्य शब्द आए हुए हैं, जैसे कि हास्य, शांत और विभत्स, इन सब का भी अस्थायी भाव मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप हास्य का अस्थायी भाव देखेंगे तो हास होता है।
हास्य का अस्थाई भाव हास होता है। शांत का अगर आप अस्थाई भाव देखना चाहें तो सम होता है, सम होता है, वैराग्य होता है, निर्वेश होता है, 3 ठे हैं इसके। और विभत्स दोस्तों अगर आप देखें तो घृणा, घृणा या फिर जुगुप्सा, ये विभत्स के अस्थाई भाव हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाएं, बलिहारी गुरु आप नो गोविंद दियो बताएं। उक्त पद्यांश के दोस्तों रचयिता का नाम पूछ रहा है, तो इसके रचयिता हैं दोस्तों कबीर दास जी। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई जो है दोस्तों यह एक सममात्रिक छंद होता है, और अगर बात करें मात्राओं की तो इसके प्रत्येक चरण में हमारी दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है। तो इस संधि की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह अयादि संधि है, और यह प्रश्न में ठीक सटीक बिल्कुल अयादि संधि की परिभाषा दी हुई है। और फिर से हमारा भारी भरकम प्रश्न आ गया है दोस्तों, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ बिना इसको पढ़े बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए इस प्रश्न में क्या करना रहता है, इस तरह का प्रश्न मैंने कई बार बताया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा पहला वाला है और छठवां वाला है यह अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर रहेगा, मतलब मजदूरों की बस्तियों में और बिगड़ने की संभावना होती है, या दोनों अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और बीच में जो हमारे य र ल व ये सब आए हुए हैं इनको हमने आगे पीछे करके, तो और ये जो आए हुए हैं इनको हमने ऐसे आगे पीछे करके इसको इस तरीके से हमें व्यवस्थित करना है कि अगर हम 1 से लेकर के 6 तक पूरा पढ़े तो हमारा एक अर्थपूर्ण वाक्य बन करके तैयार हो जाए। तो आइए मैं इसको ऑप्शन से नहीं बताऊंगा, इसको मैं ऐसे ही बता दूंगा, और अगर आप ऑप्शन से अगर इसको देखना चाहें तो ऑप्शन से आप इसको करके मिला सकते हैं। तो चलिए ये हम देख लेते हैं। तो मजदूरों की बस्तियों में, तो उसके बाद आप देखें तो क्या हमारा फिट बैठ रहा है, मजदूरों की बस्तियों में वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, अच्छा नहीं लग रहा है इसके बाद आप इसको मत रखिए। और मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, तो यह भी दोस्तों उतना अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु अगर हम देखेंगे अगर और कुछ नहीं फिट बैठता तो हम इसी को बैठाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत यह उससे मिल रहा है। और मजदूरों की बस्तियों में और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से, ये भी दोस्तों उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं, तो अगर आप देखें तो इसमें कुछ हद तक र वाला ऑप्शन सही लग रहा है, तो इसके बाद आप ये र वाला ऑप्शन लगा दें। और उसके बाद अगर आप पढ़ें मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, और उसके बाद आप तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं में लगा दें, तो यह एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जा रहा है। और ये ये व वाला लगाने के बाद अब इसमें ल वाला अगर पढ़ के देखें, तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हमने इसको फिट बैठा दिया, इसका एक अर्थपूर्ण वाक्य बन करके तैयार हो गया। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, तो खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो खेत का दोस्तों सही तत्सम शब्द अगर हम देखें तो क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर हमारा दोस्तों अगर हम देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, और यह बिल्कुल परिभाषा दी हुई है उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रिंट है वो हल्का सा मिट गया है, तो आप समझ जाइएगा, मैं बता दूंगा आपको। देखी सुदामा दिन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए मैं कौन सा रस है। तो इसमें अगर हम रस की बात करें दोस्तों तो इसमें रोए शब्द आया हुआ है, तो मतलब आप यहीं से समझ सकते हैं। अगर आप आंसर पकड़ना चाहें तो रोए से करुण, तो आप इसका आंसर यहीं से लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा करुण।
तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है आजनम शब्द में समास है। तो आजनम शब्द में अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा अवयवी भाव समास है। तो अवयवी भाव समास है, अगर हम इसका देखें तो इसकी परिभाषा अगर हम देखना चाहें तो अवयवी भाव समास में क्या होता है, तो इस समास का प्रथम पद अवयव यानी तथा प्रधान होता है और वह जो इस तरह का जो समास होता है हमारा, वह हमारा अवयवी भाव समास कहलाता है। इसके कई उदाहरण हैं, आजनम, यथाशक्ति, हरिदन, प्रतिकूल, उपकूल। तो इस प्रकार से इसके कई सारे उदाहरण हमारे निकल करके आते हैं। तो यहाँ पर हमारा अब अगला प्रश्न है, हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो यह दोस्तों हमारा किस संधि का उदाहरण है, पहले हमें यह देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो यह हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। और जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो जो विकार होगा उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। यह मैंने आपको व्यंजन संधि की परिभाषा बता दी। तो व्यंजन संधि के नियम से आप बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर तत् प्लस लीन लगा सकते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। तो हंस पत्रिका के जो दोस्तों संस्थापक थे वह थे हमारे प्रेमचंद्र। और दोस्तों अगर इस पत्रिका की बात करें तो यह पत्रिका हमारी 1930 में बनारस में प्रकाशित होती थी। और अगर हम बात करें इनके संस्थापक और संपादक की तो हमारे प्रेमचंद्र हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ है। तो इसका अगर हम सही अर्थ देखें तो हमारा सही अर्थ ये है पास में वस्तु के रहते हुए चारों ओर खोजना। यह बिल्कुल इसका सही अर्थ सटीक अर्थ है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सही अलंकार कौन सा है, पानी विच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हंसी। तो अलंकार की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों हमारा यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार निकल करके आता है। तो अब हमारा यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल उद्घाटन करेगा नहीं, वह एक हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हम कह सकते हैं। तो उद्घाटन करेंगे यहाँ पर होना चाहिए, उद्घाटन करेंगे। करेगा शब्द यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा शब्द में अगर हम प्रयुक्त प्रत्यय की बात करें तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एरा। और एरा प्रत्यय से अगर आप अन्य शब्दों को अगर आप देखना चाहें तो अन्य शब्द भी हैं, जैसे कि चितेरा, बटेरा, सपेरा, कसेरा आदि एरा प्रत्यय से ही अन्य शब्द हैं। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अगले प्रश्न के अनुसार अगले प्रश्न की तरफ। तो रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद अगर हम देखें तो रीति प्लस अनुसार इसका संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। तो अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द अगर हम देखें दोस्तों तो वह हमारा हो जाएगा राम भक्त। और कई पर्यायवाची हैं हनुमान के, तो जैसे कि आप महावीर, कपीस, रामदूत, मारुति नंदन, बजरंगी, पवन सुत, पवन कुमार, कपीश्वर, यह सब आप देख सकते हैं। और राम भक्त किसी भी राम भक्त का पद बोधक भी दोस्तों हो सकता है, मतलब जो राम की भक्ति करता है उसे भी हम राम भक्त कह सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा राम भक्त। तो अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य सही है। तो सही वाक्य अगर आप इसमें से देखना चाहें तो सही वाक्य है हमारा बैल और बकरी घास चरते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है।
तो काटना के तत्सम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो काटना का तत्सम रूप हो जाएगा हमारा कर्तन। कर्तन हमारा काटना का तत्सम रूप बिल्कुल सही है। तो अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न, अगर आप यह प्रश्न देख रहे हैं तो यह प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यह प्रश्न गलत है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भारी, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धारा। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद की बात हमसे कर रहा है। तो छंद की बात अगर हम करें तो इसमें दोस्तों कौन सा छंद है, तो इसमें अगर हम देखें तो 12वां छंद है। अगला शब्द है हमारा, अगला प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम है। तो परुष शब्द का अगर हम विलोम देखें दोस्तों, तो इसका विलोम हो जाएगा हमारा कोमल। और अगर हम परस की बात करें तो परस का अर्थ होता है कठोर। तो अगला प्रश्न है, जिनका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अग्रज। और जिसका जन्म बाद में हुआ उसे हम कहते हैं अनुज। अगला प्रश्न है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घाटी ये ब्रिज भानुजा वे हलधर के वीर। इसमें विसा, भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार की बात करें तो इसमें श्लेष अलंकार है। तो अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो यह इसका ट्रिक तो मैंने आपको बताया था कि आप कर्ता ने कर्म को करण से याद कर लीजिए, तो आपने याद कर लिया होगा। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो अपादान इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो वाचस्पति दोस्तों अगर हम देखें तो अलुक तत्पुरुष है। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे कि आप अन्य उदाहरण देखें तो युधिष्ठिर, आत्मन, पेदम, अंत्यवासी। और जिस शब्द के पूर्व पद में निषेधार्थक अ या अन्य शब्द का प्रयोग होता है उसे हम नज्ञ तत्पुरुष समास कहा जाता है, जैसे अंसवा, अगति, अनागत, अनुसूचित। तो अगर आप इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलुक तत्पुरुष। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है 34वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पुल्लिंग है हमारा इसमें से व्यय। इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप सारे ऑप्शंस में जो है उनमें से आप एक एक वाक्य बना करके देखिए तो आपको खुद पता चल जाए। जैसे कि आप आय से अगर कोई शब्द बनाए तो मेरी आय इस महीने कम हो गई आया मतलब ये स्त्रीलिंग है। और नहर से आप देखें तो नहर अपने उफान पर थी, तो थी आया उस पर, तो ये भी हमारा हो गया स्त्रीलिंग। और अगर आप लहर ये वाला देखें तो लहर आ गई आया लास्ट में, ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। और अगर आप व्यय से एक वाक्य बनाकर देखें तो व्यय हो गया पैसा, तो व्यय हो गया। तो इस प्रकार से व्यय हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। तो एक वचन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें हमारा तेल एक वचन है। और इसका एक अन्य नियम है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, और कुछ शब्द जैसे कि हमेशा बहुवचन में होते हैं। अगर आप देखना चाहें तो लोग, दर्शन, आंसू, होठ, दाम, अक्षत, ये सभी हमेशा बहुवचन में होते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा दोस्तों एक वचन में होती है, जैसे कि तेल। तो अगला प्रश्न है, विद्याभ्यास का दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद की बात करें अगर, तो हमारा हो जाएगा विद्या प्लस अभ्यास। तो आप देखिए कहाँ दिया हुआ है विद्या प्लस अभ्यास, तो यहाँ दिया हुआ है विद्या प्लस अभ्यास। और विद्या से अगर आप अन्य देखना चाहें तो विद्या प्लस आलय। और यह जो एक विच्छेद दिया गया है यह एक दीर्घीकरण हो जाता है, यह एक दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण हैं जैसे कि रवि प्लस ईस, रवीस, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। तो ये सब हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। तो अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है। तो बात करें अगर हम जय पराजय की, तो जय पराजय में अगर हम देखें तो हमारा द्वंद्व समास है। तो अगला प्रश्न है
इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की अगर हम बात करें तो शुद्ध वर्तनी से दोस्तों अन्वेषण सही है, बाकी ये अन्वेषण गलत है, ये भी गलत है, गलत तरीके से लिखा गया, ये भी गलत है, सब गलत है, बस हमारा एक ही सही है इसमें से, वह है हमारा ए वाला ऑप्शन। तो आइए अब एक प्रश्न है यहाँ पर, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है हमें बताना है। तो कमल का पर्यायवाची देखते हैं पहले, तो जलज पंकज सरोज बिल्कुल सही है। पुष्प का देखें तो कुसुम फूल सुमन बिल्कुल सही है। सरस्वती का देखें तो गिरा भारती वाणी बिल्कुल सही है। अगर हम सूर्य का देखें तो दिवस याम वासर, यह दोस्तों सूर्य का गलत है, क्योंकि अगर हम देखें तो दिवस वासर याम दिन का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है आवरण शब्द का विलोम है। तो आवरण शब्द का अगर हम विलोम दोस्तों अगर देखना चाहें तो आवरण शब्द का हमारा विलोम हो जाएगा अनावरण। तो अब हमारा अगला प्रश्न है अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। तो अगर हम इसका देखें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसे हम कहते हैं अजानुबाहु। तो अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। तो अगर हम इसके सही अर्थ की बात करें तो इसका सही अर्थ हो जाएगा हमारा अवसर का लाभ उठाना। तो अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा द्विवेदी युग से है। तो द्विवेदी युग दोस्तों अगर हम बात करें तो कब से कब तक है, तो 1900 से 1920 तक है द्विवेदी युग का समय। और द्विवेदी युग का अगर हम प्रवर्तक की बात करें तो द्विवेदी युग के हमारे प्रवर्तक जो हैं वह हमारे महावीर स्वामी। छायावादी युग आया हुआ है दोस्तों, तो छायावादी युग के अगर आप लेखक के बारे में जानना चाहें तो जयशंकर प्रसाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, ये सब जो है ये सब हमारे छायावादी युग के लेखक हैं। और अगर आप छायावादोत्तर युग के कवि को जानना चाहें तो इनके जो कवि हैं तो बालकृष्ण शर्मा, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती शरण वर्मा, यह सब हमारे छायावादोत्तर युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो कवियों का कवि अगर हम देखें दोस्तों तो कहा जाता है हमारा शमशेर बहादुर सिंह को। तो कवियों का कवि दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगर आप हरिवंश राय बच्चन के उपनाम की बात करें तो इनका जो उपनाम है वह है हालावादी कवि। और सच्चिदानंद की अगर आप बात करें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, तो इनका जो उपनाम है वह है हमारा अज्ञेय। तो अगला प्रश्न है लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़का दौड़ता है तो इसमें लड़का जो है दोस्तों वह जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध होता है, जैसे कि लड़का, लड़की, जानवर, पशु पक्षी आदि। तो अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है लड़का जल्दी से लपक कर पहुँचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है। तो इसका अगर आप आंसर की बात करें तो क्रिया विशेषण इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसका पहले आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर ये होगा, तो मैं समझाता हूँ अब। तो देखिए अगर आप देखें तो लड़का जल्दी से लपक कर पहुँचा, तो अगर आप वाक्य में जल्दी से को देखें तो जल्दी से हमारा पद क्रिया विशेषण है। और ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ पर जल्दी से पहुँचने की जो क्रिया है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः क्रिया विशेषण है। क्रिया मुख्यतः दोस्तों अगर हम देखें तो 4 प्रकार की क्रिया हमारे पास होती हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो इसका उदाहरण की बात करें अगर हम, तो इसके उदाहरण हैं धीरे धीरे, अचानक, एकाएक, सनय सनय आदि। और कलावाचक क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें तो जैसे कभी कभी, प्रायः, सदा, दोपहर, सुबह, शाम आदि। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करें अगर हम, तो इसका भी उदाहरण हमारा हो जाएगा जैसे अंदर, बाहर, और उधर, इधर, किधर, ऊपर, नीचे, यह सब हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा।
तो 47वां प्रश्न हम देख लेते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो कारक की बात करें तो इस पर संप्रदान कारक है। तो अगला प्रश्न है अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। तो अधिसूचना का अगर हम अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो नोटिफिकेशन हमारा अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। तो अगला प्रश्न हमारा थोड़ा बड़ा प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। तो आपको कृतवाच्य आपको नहीं पता होगा, जहाँ तक मुझे पता है, तो आपको समझाना पड़ेगा इस प्रश्न को अच्छे से। तो पहले मैं आपको इसका वाक्य बता देता हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी दोस्तों, यह कृतवाच्य है क्योंकि इनके द्वारा एक काम किया गया है, कोई कृत्य किया गया है, इसलिए यह कृतवाच्य का उदाहरण है। और एक और होता है दोस्तों, जैसे कि राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला जाए, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो इन सब में दोस्तों कर्म की प्रधानता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा है यह कर्मवाच्य है। तो आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ पर दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कहाँ पर? जहाँ पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले लें। मतलब अगर आप देखें तो हम कोई भी सेंटेंस जब बोलते हैं तो उसका जब हम लास्ट वाला शब्द बोलते हैं तो हम थोड़ा धीरे हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं कि वाक्य की गति अंतिम रूप ले लें। तो इस प्रकार से वहाँ पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि इसी प्रैक्टिस सेट 3 का हमारा सामान्य ज्ञान वाला भाग होगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।